5 सौतेले भाइयों की इकलौती चुड़ैल बहन। सभी लोग बड़े धूमधाम से रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे थे। वहीं दूसरी तरफ पांचों भाई एक लाइन में बैठकर अपनी बहन जो कि चुड़ैल थी उसे राखी बंधवा रहे थे। अच्छा भैया, अब मैंने सबकी राखी बांध दी है। चलो जल्दी से आप मुझे मेरा गिफ्ट दो। भला हम तेरे गिफ्ट लाना भूल सकते हैं? हाँ? ये ले अपना गिफ्ट। चुड़ैल के इतना कहते ही पांचों भाई उसे गिफ्ट देते हैं। भला एक चुड़ैल पांचों भाइयों की बहन कैसे हो सकती है और ये चुड़ैल कौन थी, जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं। शिवपुरी गांव में 5 भाई बड़े प्रेम भाव से रहते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक हथेली की 5 उंगलियां साथ होती हैं। रक्षाबंधन से एक दिन पहले जब पांचों भाई काम से लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें हर तरफ राखियां ही राखियां, मिठाई की दुकान या यूं कहो कि रक्षाबंधन की रौनक हर तरफ थी। ये देखकर बड़ा भाई युधिष्ठिर कहता है, ये सब देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है भाई साहब। ये सब देखकर मुझे दिव्या की याद आ रही है। हाँ भाई, हम कितना खेलते थे ना उसके साथ। हाँ भाई, दिव्या कितनी छोटी सी थी ना जब हम उसे लेकर आए थे। भैया भैया करती रहती थी। काश वो होती तो हमें राखी बांधती। हमेशा की तरह हम उसे चिढ़ाते थे और फिर झट से उसका मनपसंद गिफ्ट उसके हाथों में दे देते थे। नील, तू ये सब और याद मत दिला, दिल बहुत दुखता है। अब से रक्षाबंधन का त्योहार हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। ये कहकर पांचों भाई अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन पांचों भाई अपनी इकलौती बहन की तस्वीर को देखकर रोने लगते हैं। दिव्या, मेरी प्यारी बहन, क्यों तुम मुझे छोड़कर चली गई? देखो ना तुम्हारे पांचों भाई तुम्हारे लिए किस कदर रो रहे हैं। आज रक्षाबंधन है और इस बार भी हमारी खाली कलाइयां तुम्हारी याद दिलाएंगी। दिव्या, आ जाओ ना, क्यों हमें तड़पा रही हो? अपने भाई के पास आ जाओ। देखो बड़े भैया और नील भैया तो तुम्हारे लिए हमेशा केक बनाते थे। केक खाने तो आ जाओ। नहीं आएगी वो, कभी नहीं आएगी। इतने सालों से हम रक्षाबंधन के दिन ऐसे ही रोते रहते हैं और वो कभी नहीं आती। नहीं, आज भी आएगी हमारी दिव्या। भैया, मुझे लग रहा है हमारी बहन इस बार जरूर लौटेगी। ऐसा नहीं होगा, अपने भाई के आंसुओं को पोंछने वो जरूर आएगी। पागलों वाली बात मत करो पंकज, जाओ जाकर सब अपना घर का काम करो। युधिष्ठिर के इतना कहते ही घर की सारी लाइटें जलने बुझने लगती हैं, मानो घर में कोई तूफान आ गया हो। सारी खिड़कियां बार बार कभी खुलती कभी बंद होती है। ऐसा खेल चालू हो जाता है। अरे ये अचानक से क्या हो रहा है? घर का सामान ऐसे क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है? चलो जल्दी से सब खिड़की बंद करो। पांचों भाई जल्दी से सारी खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं। तब तस्वीर के सामने उन्हें उनकी बहन दिव्या दिखाई देती है, जो चुड़ैल बनकर आती है और कहती है, भैया मैं आ गई। मेरी इतनी याद आ रही थी तो लो मैं आ गई। ये मैं क्या देख रहा हूँ? नील, पंकज, हमारी गुड़िया, हमारी दिव्या सच में हमारे पास आ गई। हाँ भाई, हमारी बहन लौट आई। भाई मैंने बोला था ना, हमारी बहन जरूर आएगी। देखो आ गई, मेरा विश्वास जीत गया। दिव्या मेरी बहन, तू कैसे आई? पहले तो कभी नहीं आई। इतना बुलाने पर भी अपने पांचों भाइयों को यूं अकेला रोता हुआ छोड़कर चली गई थी। भैया मजबूर थी मैं, लेकिन इस बार आपको इतना परेशान देखकर मुझे आना ही पड़ा। इस बार मैं अपने भाइयों की कलाइयों को सोना नहीं रखूंगी, बल्कि राखियां बांधूंगी। सच मेरी बहन? हाँ भैया। आजा मेरी बहन, तेरे साथ बैठकर बहुत बातें करनी है आज। अर्जुन अपनी चुड़ैल बहन का हाथ पकड़कर बैठा देता है। पांचों भाई उसके आसपास बैठ जाते हैं और उसकी सेवा करने लगते हैं। कोई उसको कुछ खिलाता है तो कोई शरबत पिलाता है। तभी पंकज हाथ पकड़कर कहता है, मुझे पता था मेरी प्यारी बहन तुम जरूर आओगी, लेकिन इनमें से किसी को भी मुझ पर विश्वास नहीं था। पहले मैं आप पांचों की राखी बांधना चाहती हूँ। आप सब बैठ जाएं, फिर हम मिलकर बातें करेंगे। पर राखी तो हम खरीद के लाए नहीं। भैया मेरे पास सब है, राखी तो मैं लेकर ही आई हूँ। ये कहते ही चुड़ैल अपने जादू से 5 राखियां और आरती के थाल ले आती है। पांचों भाई लाइन से बैठ जाते हैं और दिव्या उनका तिलक कर आरती करती है और एक एक करके अपने पांचों भाइयों की कलाई पर राखी बांध देती है और कहती है, अच्छा भैया, मैंने सबकी राखी बांध दिया, अब मेरा गिफ्ट दो। हमारी प्यारी बहन इतना कहने पर आई है, भला ऐसा हो सकता है कि हम तुझे गिफ्ट न दें? पता है कितने सालों से तेरा इंतजार कर रहे थे। हम हर साल हर रक्षाबंधन पर तेरी तस्वीर के आगे तेरे पांचों भाई गिफ्ट लाकर रख देते थे। आज वो सारे तोहफे भी तेरे ही हैं। भाई पहले आ भी दो। ये ले मेरी बहन,
जब तू छोटी थी तो पहली बार तूने मुझसे आइसक्रीम मांगी थी, इसलिए अपने हाथ से तेरे लिए चॉकलेट आइसक्रीम बनाई है। पहले भी बनाता था लेकिन तू आती नहीं थी, लेकिन आज तो आ गई तो मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। ये कहते ही युधिष्ठिर अपने हाथ से उसे आइसक्रीम खिलाता है। फिर पंकज अपनी बहन को साड़ी देकर कहता है, ले, तुझे साड़ी पहनने का शौक था ना, वही लेकर आया हूँ। और मैं अपनी प्यारी बहन के लिए पायल लाया हूँ। घर में छम छम करके घूमती थी ना बचपन में तू, अब भी तेरी छम छम सुनना चाहता हूँ। शुक्रिया भैया। और आप दोनों मेरे लिए क्या लाए हो? हम लाए हैं तेरे लिए ये पप्पी, तुझे बहुत क्यूट लगते हैं ना। वाह भैया, ये तो मुझे कब से चाहिए था, लेकिन आप कभी नहीं लाते थे क्योंकि आपको इससे डर लगता था। तो अब क्यों लाए आप? तेरे जाने के बाद हम इसके साथ खेलकर तुझे याद करते थे। और एक राज की बात बताऊं छोटी, ये दोनों अब इस पिल्ले से नहीं डरते। अरे भैया, इतने प्यारे से पप्पी को पिल्ला मत बोलिए, अब से इसे मोती बोला करिए। है ना मेरा प्यारा मोती? आजा आजा, खेलेगा मुझसे? पता है तू मुझे कैसे मिली? जब मैं और पंकज मजदूरी करके लौट रहे थे, मेरी उम्र बस 14 साल की थी और पंकज 12 साल का। बाकी ये तीनों घर पर रहते थे, काफी छोटे थे। तो एक दिन फुटपाथ पर तू 3 साल की उम्र में हमें रोते हुए मिली थी। हाँ, अरे ये छोटी बच्ची कितना रो रही है, किसी ने इसे गाड़ी से टक्कर मार दी तो? भैया हमें इसके माता पिता को ढूंढना चाहिए। युधिष्ठिर उस बच्ची को घर में लाकर आसपास की जगह पूछता है और पुलिस स्टेशन में भी पता करता है, पर उसे जब कोई नहीं मिलता तो पंकज कहता है, भैया हमें तो इसकी जान पहचान का कोई नहीं मिल रहा, अब इसे कौन पालेगा? भाई इसका कोई नहीं है ना, इसलिए आज से ये हमारी बहन बनकर पलेगी। जब युधिष्ठिर उस छोटी सी बच्ची को घर ले आता तो कहता है, अर्जुन, नील, राजन, अरे देखो कौन आया हमारे घर। आज से ये हमारी छोटी है ना, और इसका नाम दिव्या है, जो हमारे जीवन में खुशियां लाई है। भैया अब तो हम अपनी छोटी बहन से राखी बनवाया करेंगे, पर ये भी बहुत छोटी है। अरे 2-3 साल बाद बड़ी हो जाएगी तो हम इससे राखी बंधवा लिया करेंगे। पांचों भाई गरीबी की चपेट में भी धीरे धीरे मेहनत करके आर्थिक स्थिति ठीक करते हैं, और जब दिव्या थोड़ी बड़ी हो जाती है तो उससे राखी बंधवाते हैं। आज मेरी गुड़िया को क्या चाहिए? भैया भैया मुझे पायल चाहिए। इस तरह पांचों भाई अपनी बहन के लिए मुंह मांगी चीज लेकर आते हैं। वक्त बीतता है, दिव्या 19 साल की हो जाती है। जब वो राखी लेकर घर जा रही थी तब एक बच्चे को बचाने के चक्कर में दिव्या ट्रक के नीचे आ गई और उस राखी के दिन हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई। नहीं भैया, आज मैं आपको रुलाने नहीं, खुश करने आई हूँ, इसीलिए कोई नहीं रोएगा। इस तरह चुड़ैल अपने पांचों भाइयों के आंसू को पोंछती है और उनके साथ प्यार भरा वक्त बिताती है। लंबी गर्दन वाली बहू। दूर दराज कमल नंदा गांव में रहने वाला मानिक जमींदारों के खेतों में बटाईदार के तौर पर खेतीबाड़ी करके अपनी जीविका चलाता था। परिवार में केवल मानिक और उसकी बेटी गिन्नी रहा करते थे। गिन्नी काफी रूपवती और संस्कारी थी, लेकिन कहते हैं ना, हर इंसान में कोई ना कोई खामी होती है। दरअसल गिन्नी की गर्दन एकदम ना के बराबर थी, जिसके चलते उसे गांव के लोगों की जली कुटी बातें सुननी पड़ती थी। अरे देखो सहेलियों, बिना गर्दन वाली गिन्नी चली आ रही है। हाँ, क्यों रे गिन्नी, तुझे हमारी बातों से फर्क नहीं पड़ता क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई भी शख्स अपने आप में पूरी तरह से पूरा नहीं। ईश्वर ने हर इंसान में कुछ न कुछ कमी जरूर दी है, ताकि इंसान घमंड से अपनी बौही न चढ़ाए। गर्दन भले ही चिन्नी सी है तेरी, लेकिन जुबान गज भर लंबी। वो सभी गिन्नी की छोटी गर्दन की खिल्ली उड़ाकर चल देती हैं। गिन्नी उदास मन से घर लौटती है, जहाँ उसका पिता कहता है, अरे गिन्नी बिटिया, तेरी आंखें नम क्यों हैं? कुछ नहीं पिताजी, शायद आंख में कचरा चला गया होगा। बिटिया, भले मैं तेरा पिता हूँ, लेकिन तुझे माँ बनकर पाला है। तेरी कम गर्दन तेरी खुशियों की राह का रोड़ा बनकर रह गई है। एक रोज सुखपाल नाम का एक व्यक्ति उसके घर दस्तक देता है। सुखू, तू कितने बरस बाद तुझे देखा है मेरे यार। अरे बस पूछ मत, ब्याह का हुआ ससुरा जेल के कैदी बनकर रह गया था। दोनों ने जवानी से बुढ़ापे की डगर में कदम रख दिया था। एक संग काशी चलल अभी की बाकी है मनु। अरे गिन्नी बिटिया, जल्दी से चाय पानी का बंदोबस्त कर। कुछ ही पलों में गिन्नी हाथ में चाय नाश्ता लेकर बाहर आती है, जहां मानिक परिचय देते हुए कहता है, सुखलाल, ये है मेरी बिटिया, और बिटिया
ये है मेरा जिगरी यार। गिन्नी मुस्कुराकर सुखलाल के पांव छूकर आशीर्वाद लेकर रसोई के भीतर चल देती है। फिर सुखपाल कहता है, मनु, ये तोहार बिटिया है? हाँ सुखू, कई रिश्ते तलाशे बिटिया की खातिर, लेकिन कम गर्दन के चलते बात कट जाती है। मनु, तोहार बिटिया हमके आपन बिटवा के वास्ते भाग गई है। रूप से रागिनी, स्वर से सरस्वती, गुणों से भरी पूरी, एकदम ऐसा नहीं बहुरिया की तलाश थी हमका। ये सुनकर मानिक फूला नहीं समाता और कहता है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि किस कदर तूने इस जवान बेटी के बाप की चिंता खत्म कर दी। खुशियां तो हारी अखीन के झरोखे से फुटकर बहत है मनु। दोनों के घरों में शहनाइयों की गूंज के साथ शादी की धूम धड़ाक मची हुई होती है। मंडप में खड़े दुल्हा दुल्हन को देख हेमलता हंसी उड़ाती हुई कहती है, अरे सुखलाल भाई साहब, क्यों भरे समाज में वयंग का पात्र बन रहे हो? दुनिया की सारी भली चंगी लड़कियां मर गई थी, जो ये बिन गर्दन वाली लड़की को अपने चांद से बेटे के पल्ले जबरन बांध रहे हो। हेमलता, तुम शुभ काम में अपन निमकौड़ी मुंह बंदी नहीं रख सकत हो। अरे तू खाड़ काहे है? बहू के गले में वरमाला डाल। अरे कहाँ डाले वरमाला? इस कुत गर्दन की तो रत्ती भर भी गर्दन नहीं। ऋषभ गुस्से से झटपटाकर माला गिन्नी की गर्दन में डालता है, लेकिन वरमाला नाटी गर्दन की कमी के चलते सरक कर जमीन पर चित हो जाती है। ये लो भैया, बन गया खुशनुमा माहौल। रीति रिवाज के साथ गठबंधन होता है, जिसके बाद गिन्नी ससुराल में कदम रखती है, जहां उसकी सास अपर्णा रूखे स्वर में कहती है, भले ही तू टोहने टोटके के बलबूते पर इस घर की बहू बन गई, लेकिन यहाँ सिर्फ मेरी हुकूमत चलती है। ससुराल का शासन क्या होता है, ये तुझे अब जान पड़ेगा। आधी रात सभी के सो चुकने के बाद अपर्णा रसोई में आकर खुराफाती हरकत करते हुए कहती है, कल देखती हूँ कैसे ये बिन गर्दन की बला इस ऊंची खाने से सामान खोजती है। तड़के सवेरे उठकर गिन्नी घर का सारा कामकाज निपटा कर नहा धोकर किचन में कदम रखती है। ये क्या, मसालों के डिब्बे तो इतनी ऊंचाई पर है, क्या करूं? लाख कोशिश के बावजूद भी गिन्नी छोटी गर्दन के चलते सामान नहीं खोज पाती। तभी अपर्णा रसोई में आकर डींगे हाँकते हुए बोलती है, तू चाहे जितना भी गर्दन लपकाने की कोशिश कर ले, बित्ते भर की चिड़िया, बिन गर्दन यही होगा। मुझे देख, लंबी चौड़ी गर्दन के चलते क्षण भर में खोज लिया कहाँ क्या धरा है। अपर्णा हर दिन गिन्नी की नाटी गर्दन के चलते उसकी खातिर मुसीबत पैदा करती है। फिर एक रात, अरे ओ नासपीटी, जिंदा है कि निपट गई? जी सासू माँ, बुलाया? बिजली विभाग से खबर आई है कि आज रात बिजली गुल होने वाली है। ये बिछौने छत पर ले चल। पर माँ जी, मैं कैसे? अरे मैं तो भूल ही गई थी, तेरी तो गर्दन ही गुल है। अपर्णा एक बार फिर गिन्नी की गर्दन का मजाक बनाती है। आधी रात सभी नींद में डूबे होते हैं, तभी गिन्नी की गर्दन एकदम से लंबी हो जाती है। सवेरे सभी ये देखकर चकाचौंध रह जाते हैं। अरे ये क्या बला है, एक ही रात में तेरी गर्दन जिराफ की जैसी लंबी कैसे हो गई? माँ, इसकी लंबी गर्दन के चलते मैं इसके आगे छोटा हो चुका हूँ। ऐसे तो गांव देहात में मेरी खिल्ली उड़ जाएगी। बहुरिया, इनकी दकियानूसी बात छोड़, तू चल हमारे संग। सुखलाल उसे लिए डॉक्टर के पास दौड़ता है, जहां डॉक्टर उसकी घंटों जांच पड़ताल करके कहता है, देखिए, चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसा किसी किसी के संग होना लाजमी है। कुछ लोगों की लंबाई उम्र के साथ, मगर किसी की उम्र गुजरने के बाद बढ़ती है। गिन्नी की एकदम से बड़ी गर्दन इसी का लक्षण। अस्पताल से आते ही गिन्नी को जोरों की भूख जान पड़ने पर वो खाने पर टूट पड़ती है, जिसे देख अपर्णा कहती है, अचानक इसमें भूत तो सवार नहीं हो गया? देखो कैसे भूखे जानवरों की तरह जुगाली किए जा रही है। अब हर दिन के साथ गिन्नी की गर्दन लंबी होती जा रही थी, जिसे देख अपर्णा गुस्से से तिलमिलाते हुए कहती है, बेहिसाब खा खा कर मेरी ये लंबी गर्दन वाली बहू घोड़ी हुए जा रही है। आज इसे मजा चखाना ही पड़ेगा। अपर्णा रसोई घर के दरवाजे पर ताला लगा देती है। गिन्नी झरोके से छुपकर ये देखकर मुस्कुराते हुए दबे पांव वहां आकर कहती है, सासू जी भी कितनी मंदबुद्धि है। उन्हें क्या लगा कि ऐसे कद्दू तरकीब से वो मुझे रोक लेंगी? गिन्नी रसोई घर की खुली खिड़की से अपनी लंबी गर्दन अंदर घुसाकर सारा खाना सफा चट कर जाती है। तभी सरोजा के घर में हुड़दंग मचता देख वो उनके घर जा धमकती है। अरे सरोजा काकी, क्या हुआ? इतना शोरगुल क्यों? बहू, ना जाने मुआ एक जहरीला सांप मेरे घर में आ घुसा और छज्जे पर कुंडली मारे बैठा है। गिन्नी चालाकी से अपनी लंबी गर्दन उठाकर छज्जे के कोने में बैठे सांप को आहिस्ते से पिटारे में बंद कर देती है। घबराइए मत, खतरा टल चुका है।
शुक्रिया बहू, तेरी लंबी गर्दन के चलते हम सभी की जान बच गई। अरे ऐसा भी कौन सा बड़ा तीर मार लिया इसने? ज्यादा वाहवाही न करो, वरना कहीं यही अपनी लंबी गर्दन हवा में न उड़ने लगे। जानबूझकर गिन्नी की जलोकड़ी सांस उसे नीचा दिखाती है। एक रात गांव में दो चोर घुस आते हैं, जिनकी आवाज सुनकर गिन्नी की आंख खुल जाती है। ये देर रात किसकी बुदबुदाने की आवाज है? अरे मंगल, सुना है कि ये गांव काफी मालामाल है। तभी तो हम जैसे चालाक चोर इसको कंगाल बनाने आए हैं। अच्छा, तो ये दोनों चोर चोरी के इरादे से आए हैं। मुझे कुछ करना होगा। चोर शातिरता से सभी के घरों से हाथ साफ करके भागने लगते हैं। झाड़ियों के पीछे छुपी गिन्नी उन्हें आता देख अपनी लंबी गर्दन बढ़ाकर उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेती है। अरे दौड़ो गांव वालों, गांव में चोर घुस आए हैं। आवाज सुनकर पूरा गांव आधी रात मैदान में जमा हो जाता है। अरे मंगल, अब क्या होगा? अब तुम्हारा अमंगल होगा। इस जिराफ जैसी गर्दन वाली औरत ने सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया। सभी मिलकर चोरों की कुटाई करके उन्हें सबक सिखाकर कहते हैं, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी करत हो, ससुर के नाती। ये सब देख अंत में अपर्णा अपनी लंबी गर्दन वाली बहू के सामने पछतावा जाहिर करके कहती है, बाबू मुझे माफ कर दे। आज केवल तेरी लंबी गर्दन के चलते इस गांव को भारी नुकसान होने से बच गया। अंत में अपर्णा अपनी लंबी गर्दन वाली बहू को हंसी खुशी स्वीकार कर लेती है। अंगूर की दीवानी चुड़ैल। तांत्रिक, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा है, तुझे इसका भुगतान करना होगा। अभी तो तू देख मैं और क्या क्या करता हूँ। तेरा वो हाल करूँगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तुझे क्या लगा कि तू मुझे कमजोर समझकर मेरे साथ जो चाहे वो कर लेगा? मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। चुड़ैल, तू मेरे आगे कुछ भी नहीं है। तुझे तो मैं अपनी भभूति से ही राख कर दूंगा। तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी शक्तियों के आगे तेरी ये तंत्र विद्या काम नहीं आएगी। तू ऐसे नहीं मानेगी। चुड़ैल रुक, अभी बताता हूँ तुझे। तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या शुरू करते हुए अपने दोनों हाथों में भभूति उठाकर चुड़ैल के ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से चुड़ैल के चारों तरफ भभूति का धुआं फैल जाता है। लेकिन अफसोस, उस धुएं के साथ साथ चुड़ैल भी गायब हो जाती है। अरे ये क्या हो गया? ये तो अनर्थ हो गया। वो चुड़ैल मेरे हाथों से भाग गई है, अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी। चुड़ैल आकाश में उड़ते हुए एक अंगूर के बाग के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए कहती है, क्या बात है, आज तो अंगूर बड़े ही चमकदार और रसीले लग रहे हैं। इन ताजे ताजे अंगूरों को खाकर तो मजा ही आ जाएगा। इतना कहकर अंगूर की शौकीन चुड़ैल उस अंगूर के बाग में घुस जाती है और अंगूर खाने लगती है। अरे वाह, क्या बात है, अंगूर! इन रसीले अंगूरों को खाकर तो मजा ही आ गया। थोड़े से और खा लेती हूँ। थोड़े थोड़े करके चुड़ैल अंगूर के बाग के आधे से ज्यादा अंगूर खा जाती है, जिसके बाद चुड़ैल वहाँ से उड़ जाती है। वहीं अगले दिन अंगदपुर के गांव में जैसे ही सवेरा होता है, सभी लोग अपने बागों में जाकर अंगूरों को तोड़ने लगते हैं ताकि वो शहर जाकर अंगूर बेच सकें। लेकिन वहीं एक धनिया नाम का आदमी जैसे ही अपने अंगूर के बाग में पहुंचता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे हे राम, ये क्या हो गया? अरे मेरे अंगूर के बाग में से सारे के सारे अंगूर गायब हैं। अरे अब मैं शहर जाकर अंगूर कैसे बेचूंगा? अंगदपुर गांव के सभी लोग अपने अंगूरों को लेकर शहर बेचने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ धनिया अपने अंगूर के बाग में दिन भर बैठकर रोता रहता है। सुबह से शाम हो जाती है। रात होते ही चुड़ैल फिर से अंगूर खाने के लिए गांव में पहुंच जाती है। ये अंगूर का स्वाद कितना भरपूर है, खाने के साथ मजा ही आ गया। बस किसी भी कीमत पर मेरे ये अंगूर किसी लंगूर के हाथ में नहीं पड़ने चाहिए। चुड़ैल बहुत ही शौक से अंगूर खा रही थी कि तभी उसे रात के समय किसी के रोने की आवाज आती है। अरे ये कौन है जो इतनी रात के समय रो रहा है? आखिर क्या वजह हो सकती है किसी के रोने की? जरा मैं भी तो देखूं, ये रो कौन रहा है? चुड़ैल अंगूर के बाग में यहाँ वहाँ देखने लगती है, जिसके बाद उसे एक अंगूर के पेड़ के नीचे एक आदमी रोता हुआ दिखाई देता है, जो कि धनिया होता है। अरे आखिर ये कैसी किस्मत है मेरी। अरे जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है
कभी कुछ न कुछ बुरा हो जाता है। इतनी मेहनत करके मैंने अंगूर के बाग में अंगूर उगाए थे, लेकिन किसी ने मेरे सभी अंगूरों को चोरी कर लिया। अब मैं अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में कैसे भेज पाऊंगा? अरे हे ऊपर वाले, कोई तो मदद करो मेरी। चुड़ैल एक पेड़ के पीछे छुपकर ये सब देख रही थी। तभी वो अपने आप से कहती है, अरे ये मैंने क्या कर दिया? अंगूर खाने के चक्कर में मैंने किसी का बहुत ही ज्यादा नुकसान कर दिया, उसके साथ साथ उसका दिल भी दुखा दिया। अब मैं क्या करूं? तभी चुड़ैल अपनी सभी शक्तियों को एक साथ इकट्ठा करके धनिया के बगीचे के ऊपर जादू करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते धनिया के अंगूर का बगीचा पहले की तरह भरपूर अंगूरों से भर जाता है, जिसे देखते ही धनिया की आंखें चार चांद हो जाती हैं। हे भगवान, इतनी जल्दी सुन ली तुमने? अरे कितनी जल्दी सुन ली तुमने मेरी भगवान। अभी तो मेरे अंगूर के बाग में कहीं भी कोई भी अंगूर नहीं दिख रहा था, और अब देखो, ओह, ये तो सब चारों तरफ अंगूर ही अंगूर दिखाई दे रहे हैं। ये तो सोने पर सुहागा हो गया है। अरे अब कल तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। जैसे ही सुबह होगी अपने अंगूर को शहर बेचने के लिए निकल जाऊंगा। इतना सोचकर धनिया कुछ अंगूरों को तोड़कर खाने लगता है और खाता खाता वहीं सो जाता है। उसके सोने के बाद चुड़ैल अपने आप से कहती है, अंगूर खा के शरीर में जान आ गई। यही सही वक्त है अब अपनी मौत का बदला लेने का। इतना कहकर चुड़ैल हवा में उड़ती हुई गांव के मुखिया के घर पहुंच जाती है, जहां वो गांव के मुखिया को अपने बिस्तर पर पैर पसार कर सोते हुए देखती है। देखो तो सही, नामुराद कैसे पैरों को पसार कर सो रहा है। इसका सुख चैन तो मैं छीन लूंगी, अब मजा आएगा। इतना कहकर चुड़ैल मुखिया के सपने में पहुंच जाती है, जहां वो मुखिया को एक खंजर से मारने की कोशिश कर रही थी। मुखिया अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल सपने में मुखिया का गला घोंटकर उसे मार देती है। चुड़ैल सपने में मुखिया का गला घोंटकर जैसे ही मारती है कि तभी अचानक से मुखिया की आंख खुलती है और वो अपने चारों तरफ देखने लगता है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? जब देखो मुझे चुड़ैल के सपने आते रहते हैं, और फिर ये चुड़ैल मेरे सपनों में आकर मुझे क्यों मारती है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुखिया चुड़ैल के सपने देख देख कर बहुत परेशान हो जाता है, जिसके बाद वो दोबारा से सोने लगता है। जैसे ही सुबह होती है, मुखिया सबसे पहले एक तांत्रिक बाबा के पास जाता है और उन्हें अपने सपनों के बारे में बताता है, जिन्हें सुनकर तांत्रिक बाबा मुखिया से कहते हैं, ये वही है, मैं जानता हूँ। इसको पकड़ना है तो मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव जाना होगा। ये अंगूरी चुड़ैल इतनी जल्दी हाथ नहीं आएगी। रात होते होते मुखिया तांत्रिक बाबा को अपने साथ गांव में ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल धनिया के अंगूर के पेड़ पर आराम से बैठकर अंगूर खा रही होती है। बस यही तो सबसे अच्छी बात है, बदला भी और शौक भी। मेरे बदले के साथ साथ मैं अपने शौक को भी पूरा कर रही हूँ। यहाँ चुड़ैल अंगूर खा रही थी तो वहाँ तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या शुरू कर देता है, जिसके बाद चुड़ैल अचानक से तड़पने लगती है। देखते ही देखते चुड़ैल को ना चाहते हुए भी तांत्रिक के सामने प्रकट होना पड़ता है, जिसके बाद चुड़ैल तांत्रिक से कहती है, तांत्रिक तो फिर से आ गया? हाँ चुड़ैल, मुझे तो दोबारा आना ही था। तू जो मेरी गिरफ्त से भाग गई थी। देख तांत्रिक, मेरे रास्ते के बीच में मत आ तू। नहीं जानता मेरे साथ क्या क्या हुआ है। मैं जब तक अपना बदला नहीं ले लेती, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आखिर तेरे साथ ऐसा क्या हुआ है जो तू इस मुखिया के पीछे पड़ी है? बता मुझे, मैं सब कुछ सच जानना चाहता हूँ। कुछ समय पहले इस गांव में मेरा एक अंगूर का बाग था। मेरा नाम अंगूरी था और मुझे अंगूर खाने के साथ साथ अंगूर बेचने का भी बहुत शौक था। मैं अंगूरों को बेचकर अपना गुजारा कर लिया करती थी, लेकिन इस मुखिया ने मेरी जमीन पर अपनी कोठी बनाने के लिए मेरे पूरे अंगूर के बाग को बर्बाद कर दिया और मुझे जान से मरवा दिया, क्योंकि मैं अपने बाग की जमीन बेचना नहीं चाहती थी। मरने के बाद से मैं चुड़ैल बनकर भटक रही हूँ और इससे बदला लेना चाहती हूँ। इतना सुनते ही मुखिया चुड़ैल से कहता है, अरे चुड़ैल, तुझे कोई गलत फहमी हो गई है। अरे मैंने तुझे नहीं मरवाया। दरअसल ये जमीन तो मेरे दोस्त ने मुझे तोहफे में दी थी, जिसके बाद मैंने इस जमीन पर काम करवाना शुरू कर दिया। मैं नहीं जानता था कि इस जमीन के पीछे इतना बड़ा राज छुपा है, लेकिन तेरे साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ।
मेरा दोस्त भी एक दुर्घटना के दौरान मर गया है, उसकी तरफ से मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। देख चुड़ैल, ये सच है, इस बेचारे ने कुछ नहीं किया, इसे छोड़ दे और यहाँ से चली जा। देखो, मैं कहीं नहीं जाना चाहती, इसीलिए मुझे मेरी जमीन वापस कर दो और मेरा अंगूर का बाग लौटा दो। मैं अपने अंगूर के बाग में रह लूंगी और कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मुखिया चुड़ैल की बात मान लेता है और उसे उसकी जमीन वापस लौटा देता है, जिसके बाद वो उस जमीन पर दोबारा से अंगूर का बाग बनवाता है, जिसमें चुड़ैल हंसी खुशी अंगूर खाते हुए रहने लगती है। 3 जादुई छाते। आज मांडवा गांव का मंजर देखने लायक था। पूरा आसमान काले घने बादलों से छाया हुआ था। बिजली जोरों शोरों के साथ चमक रही थी। घर का चूल्हा उदास पड़ा हुआ था। तभी 5 साल का भोला चीनू कहता है, माँ, इतनी देर हो गई, पिताजी अभी तक खाना नहीं लेकर आए। माँ की आंखों में भरी बेबसी की झलक को 12 वर्षीय सितारा एकदम साफ तौर पर भांप पा रही थी। चीनू, चलो हम कोई खेल खेलते हैं। सितारा चीनू का ध्यान भटकाने की खातिर उसे खेल में उलझाती है। तभी गगन घर आता है। ये क्या, आप तो पूरी तौर से भीग चुके हैं। अरे अरे मेरी फिक्र छोड़ो, बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, इस राशन से उनकी खातिर खाना पका दो जल्दी। जहाँ पूरा गांव खा पीकर सोने को था, उस घड़ी उनके घर में चूल्हा जल रहा था। भूख के चलते दोनों बच्चे फिजूल खाना खा जाते हैं। बचा हुआ खाना भारती गगन को परोस देती है। भारती, तुम्हारे खाने को तो कुछ बचा ही नहीं है। वो सवेरे कांता के घर से भोज आया था, मैंने वही खा लिया था। पेट में रत्ती भर भी जगह शेष नहीं। भूख से बिलखने के बावजूद भी भारती का खाने के प्रति मनाही का रुझान घर की आर्थिक तंगी को साफ साफ दर्शा रहा था। भारी बरसात के चलते छत की टूटे फूटे छप्पर से बरसात की फुहार बरसने के चलते सभी को जागकर रात काली करनी पड़ती है। ये बरसात हम गरीबों पर बिजली की तरह टूट पड़ी है। मैं पूछती हूँ, आखिर ऐसी कौन सी कमाई कर रही हो तुम कि अब तक एक नया छप्पर चढ़ाने के पैसे भी न जोड़ सके। मैं अपनी तरफ से भरसक कोशिश कर रहा हूँ। थोड़े ही समय पश्चात सवेरा हो जाता है, मगर बरसात छूटने के बजाय और ज्यादा बढ़ती ही चली जाती है, जिसे देख गगन बिगड़ते स्वर में कहता है, अरे जाने ये मेघालय के बादल कब छटेंगे। कितनी दफा कहा है कि एक छाता खरीद लो, जिससे बरसात में आना जाना सुगम हो। बरसात न छूटने पर गगन भीगते हुए निकल पड़ता है। गांव से कुछ मील की दूरी पर उसकी एक चाय की टपरी थी, जिसे बड़ी ही मुश्किल से घर का गुजारा चल पा रहा था। अरे बरसात में तो चाय की खपत बड़ी अच्छी होनी चाहिए, मगर आज एक भी राहगीर चाय पीने नहीं आया। बच्चों, घर के भीतर ही रहना, मैं तुम्हारे पिता की खातिर खाना लेकर जा रही हूँ। माँ, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मैं और चीनू मिलकर खाना पहुँचा देंगे। वैसे भी इस घड़ी बरसात एकदम धीमी है। ठीक है बच्चों, मगर ध्यान से। दोनों बच्चे झूमते हुए चल देते हैं। तभी हो रही बूंदाबांदी एकाएक तूफानी बरसात में बदल जाती है। दोनों भाई बहन पूरी तरह से बरसात में सराबोर हो जाते हैं। दीदी, मुझे ठंड लग रही है। अगर हमारे पास छाता होता तो हम भीगते नहीं। दोनों एक घने पेड़ के नीचे छिप जाते हैं, जहाँ एक आदमी उनके बगल में खड़ा होता है। अंकल, आपके पास तो छाता है, फिर आप इस पेड़ के नीचे क्यों खड़े हैं? मगर मैं भूखा हूँ। अगर तुम मुझे अपना ये खाना दोगी तो बदले में तुम्हें ये छाता मैं दे सकता हूँ। छाते के लोभ में सितारा उसे खाना दे देती है और आदमी उसे छाता देता है। दोनों जैसे ही छाता खोलते हैं, वो एक छाता 3 छाते में बदल जाता है, जिसे देख वो काफी अचंभित होते हैं। अरे, ये एक छाता 3 छाते में कैसे बदल गया? जैसे वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ उनके सिवा दूर दूर तक और कोई नहीं होता। तभी वो तीनों छाते चमचमाने लगते हैं, जिनमें से एक छाता सोने का, दूसरा छाता पैसे का और तीसरा छाता इंद्रधनुष के रंग का हो जाता है। लगता है ये तीनों तो जादुई छाते हैं। चलो चीनू, इन छाते को लेकर घर चलते हैं। आज तो माँ बहुत खुश होगी। सितारा साधारण छाते के नीचे आकर दोनों छाते को थामकर चल पड़ते हैं, जहाँ उनकी निगाहें गोल घेरे में छिपे अंधेड़ उम्र के इंसान पर पड़ती है। काका, आप हमारी छाती में आ जाइए। मगर बच्चों, तुम्हारा छाता काफी छोटा है, इसमें 3 जन कैसे समाएंगे? वो बूढ़ा आदमी जैसे ही छाते के भीतर घुसता है, छाते का आकार एकदम बड़ा हो जाता है।
उसमें से अनगिनत छाते की बरसात होती है। अरे ये छाता है कि गोवर्धन पर्वत? अरे ये अचानक इतना विशाल कैसे हो गया? क्योंकि ये जादुई छाता है। ये छाता आप रख लीजिए, इसे आप भीगने से बच पाएंगे। इसके बाद वो जादुई तीनों छाते को लिए घर का दरवाजा खटखटाते हैं, जहां भारती किवाड़ खोलती हुई कहती है, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। तुम्हारे पास ये 3 छाते कहाँ से आए हैं? सितारा अपनी माँ भारती को रास्ते में हुए सारा वृतांत कह सुनाती है और वो एक एक करके तीनों छाते को खोलती है। तभी उन छातों से निकल रही रोशनी से घर का कोना कोना चमक उठता है और वो 3 जादुई छाते में ढल जाते हैं, जिसमें से सोने का छाता उन्हें खूब सारे सोने के सिक्के, पैसे का छाता उन्हें रुपए और साधारण छाता उन्हें काफी सारा छाता देता है। कल तक हम गरीबी से जूझ रहे थे। हमारे पास एक छोटा मोटा छाता खरीदने का दाम भी नहीं था, मगर आज अनगिनत रुपए, सोना और अनेकों छाते हैं। ये सब कुछ सिर्फ इन 3 जादुई छाते के चलते हुआ माँ। देर शाम गगन मुंह लटकाए घर लौट कर आता है, जहां तीनों मिलकर जादुई छाते से निकल रहे सोने पैसे को बटोर रहे थे। ये देख खुशी से उनकी आंखें चमक उठती हैं। अरे इतना सारा धन और पैसा, कहीं ये मेरी आंखों का भ्रमजाल तो नहीं? ये कोई भ्रम नहीं, बल्कि आंखों देखा सच है। ये सब कुछ इस 3 जादुई छाते का प्रभाव है। वो सारा सोना सुनार के यहाँ बेच कर एक खूबसूरत आलीशान घर की नींव खड़ी करके ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करने लगते हैं। मगर अब ये गांव के निवासियों के मन में खटकने लगती है बात। अरे सविता, लगता है भारती और गगन के हाथ कोई बड़ा खजाना लगा है। तभी तो जहाँ पूरा गांव भारी बरसात के चलते प्रचंड बेरोजगारी से जूझ रहा है, उन्होंने महल ठोक दिया। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। अरे जो इंसान सालों में भी एक छाते का मोल न जुटा पाया, उसके पास एकाएक इतना रुतबा। मुझे तो ये बात नहीं पच रही। वो दोनों औरतें उनके घर आकर कहती हैं, क्या बात है, तुम दोनों के तो ठाठ ही बदल गए। जिन्न का जादुई चिराग हाथ पड़ गया है क्या? तुम हमारे घर की खुशियों में शरीक होने आई हो या फिर हमारी अमीरी का राज टटोलने? फिर भी हम तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। वो तीनों जादुई छाते को खोलकर कहती हैं, ऐ मेरे तीनों जादुई छाता, जल्दी से अपना जादू तो दिखाना। तीनों छाते जादुई अवतार में आकर खूब सारा सोना और पैसे की बौछार करते हैं। ये देख दोनों का मुंह हैरानी से खुला रह जाता है। अरे तुम्हें जितने धन और रुपयों पैसों की आवश्यकता है, इस ढेरी में से उठा लो। वो झटपट से सारा पैसा सोना उठाकर पूरे गांव में जादुई छाते का डंका पीट देती हैं, जिसके बाद पूरा गांव उठकर उनसे मदद मांगता है। गगन और भारती बिना नाक भोए सिकोड़े जादुई छाते से पूरे गांव की मदद करते हैं। हमारे पास तो रहने के लिए ये आलीशान छत है, मगर जो गरीब मसलूक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे जीवन काटते हैं, वो इस घनघोर बरसात में जाने उनका क्या हो रहा होगा। हमें इन जादुई छाते से उनकी सहायता करनी होगी। वो तीनों जादुई छाते को लेकर मंदिर पहुंचते हैं, जहां बैठे सभी भिखारी बरसात में भीग रहे थे। आप सबके पास रहने को कोई जगह नहीं है क्या? अरे मैम साहब, एक इंसान की 3 जरूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान। हमारे पास तो कुछ भी नहीं। हम कोई शौक से इस भारी बरसात में यहाँ डेरा जमाए नहीं बैठे मैम साहब। अगर ये गरीबी जड़ से मिट जाए तो? अरे साहब, क्यों हमारी गरीबी की खिल्ली उड़ा रहे हो? जो होगा ही नहीं उसकी आस क्या लगाना। गगन उसी क्षण जादुई छाते को खोलता है, जिसके साथ भिखारी की झोली अनगिनत रुपयों और सोने से भर जाती है। इसका सदुपयोग करो और उतार लो इस गरीबी की गठरी को। इस प्रकार वो हमेशा तीनों जादुई छातों से सैकड़ों गरीबों की जीवनी बदलते हैं और हंसी खुशी रहा करते हैं। चुड़ैल की लाडली बहू रानी। यशोदा को हमेशा से बेटी की चाहत थी, लेकिन फिर उसके इकलौते बेटे साहिल से श्रद्धा का विवाह हो जाता है। विदाई के वक्त यशोदा अपने पिता से गले लगकर रोती है। अरे बस बेटा, अब और मत रो। मैं जानता हूँ यशोदा जी तुझे अपने बच्चे की तरह ख्याल रखेंगी। सुरेश जी, आपको अपनी बेटी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब से ये मेरी बेटी है, इसीलिए आप निश्चिंत रहिए। मैं इसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगी। श्रद्धा की विदाई हो जाती है। फिर यशोदा अपने बहू बेटे को घर लाकर उनका गृह प्रवेश करती है। श्रद्धा उसके पैर छूती है तो कहती है, ना 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 श्रद्धा बेटी, मैंने तुझे दिल से बेटी माना है, इसीलिए मेरे पैर मत छुओ।
भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। शुक्रिया मम्मी जी। जाओ, तुम दोनों थक गए होगे ना, आराम कर लो। ये सुनकर दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन श्रद्धा एक संस्कारी बहू की तरह पूजा पाठ करके खाना बनाने जाती है तो उसकी सास पहले से ही खाना बना रही थी। तभी श्रद्धा कहती है, मम्मी जी आप यहाँ, मैं बना देती ना खाना, आप बैठ जाइए। अरे तू क्यों बनाएगी खाना? सिर्फ इसीलिए कि तेरी शादी हुई है तो बाकी बहू की तरह तू भी खाना बनाएगी? तू भूल गई है कि तू मेरी बेटी है। कितनी बार समझाऊं तुझे, काम करेंगे तो मिल बांट कर करेंगे, समझी? थैंक यू मम्मी जी, आप बहुत अच्छे हो। माँ जी मीठा मैं अपने हाथ से बनाकर खिलाना चाहती हूँ आपको। ठीक है, बना दे, इसके लिए मैं तुझे नहीं रोकूंगी। जरा मैं भी तो अपनी बेटी के हाथ का चखूं। ये बोलकर दोनों एक साथ खाना बनाते हैं। कुछ देर बाद तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। तभी यशोदा बहू के हाथ का हलवा खाकर कहती है, वाह मेरी लाडली बहू, तूने तो वाकई में बहुत स्वादिष्ट हलवा बनाया है। हाँ श्रद्धा, ऐसा हलवा मैंने आज तक नहीं खाया। शुक्रिया मम्मी जी और साहिल जी। और दूं आपको? हाँ बेटा, और ये लो, आज से ये हार तुम्हारा। पर मम्मी जी ये तो आपका है। तू मेरी बेटी भी तो है ना, इधर आ। यशोदा की बात सुनकर वो उसके पास आती है तो श्रद्धा उसके माथे पर माँ की पुचकार देती है। तभी साहिल ऑफिस चला जाता है। वक्त बीतता है, धीरे धीरे श्रद्धा घर की सारी जिम्मेदारी बखूबी संभाल लेती है। एक दिन खाना बनाते वक्त उसका हाथ जल जाता है। तभी यशोदा दवाई लगाते हुए उसे डांटती है, श्रद्धा बेटा, ये क्या किया तूने? आराम से करना था काम, हाथ जला लिया ना। अब थोड़े दिन तक तू कोई काम नहीं करेगी, समझी? मम्मी जी मैं ठीक हूँ, आप परेशान हो रही हैं खामका। थप्पड़ मारूंगी खींचकर। आज के बाद दोबारा कहा तो। तू बेटी है मेरी, चुपचाप बैठ, मैं खाना लेकर आती हूँ। ये कहते ही यशोदा उसके लिए खाना लेकर आती है और अपने हाथ से खिलाती है तो श्रद्धा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। अरे बेटा, तू रो क्यों रही है? मैंने तुझे ज्यादा डांट दिया क्या? बेटा मुझे माफ कर दे, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। नहीं नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आपने इस तरीके से डांटा और केयर की तो आंसू आ गए। कभी इतना प्यार मिला नहीं माँ का। वो होती तो ऐसे ही करती। बेटा अब से मैं ही तेरी माँ हूँ और तू मेरी बेटी है, इसलिए जब भी तेरा मन करे तो मेरी गोद में आकर सर रख लेना। मम्मी जी ये कहकर आपने मेरा मन का बोझ हल्का कर दिया। ये कहते ही श्रद्धा उसकी गोद में सिर रखती है। ऐसे ही एक दिन दोनों मार्केट जा रहे थे। तभी एक गाड़ी वाला श्रद्धा की ओर आता है और यशोदा उसको हटाकर खुद अपनी जान दे देती है। इस हादसे से श्रद्धा और साहिल टूट जाते हैं। यशोदा की तस्वीर हाथ में लेकर श्रद्धा रोती हुई कहती है, मम्मी जी क्यों आप मुझे छोड़कर चली गई? लगता है मेरे नसीब में माँ का प्यार था ही नहीं। क्यों भगवान जी, आपने मेरी मम्मी जी को भी मुझसे छीन लिया। अब मैं किसकी गोद में सर रखा करूंगी? छुओ मत मेरी मम्मी की तस्वीर को, तुम्हारी वजह से आज उनकी जान चली गई। अगर मम्मी तुम्हें बचाती ही नहीं तो आज मेरे पास होती। नहीं नहीं साहिल जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं नहीं चाहती थी मम्मी जी के साथ ऐसा हो। मुझे पता होता तो मैं मम्मी जी को बचाकर अपनी जान दे देती। तुम तो रहने दो श्रद्धा, मेरे पास ही मत आओ। हफ्ते बीत जाते हैं। यशोदा के जाने से दोनों के बीच मनमुटाव आ जाता है। साहिल ठीक से बात नहीं करता था। वहीं श्रद्धा भी यशोदा को याद करके रोती रहती थी। एक दिन वो स्टूल पर चढ़कर रसोई में डिब्बा उतार रही थी कि गिर जाती है। तभी अचानक से वो हवा में थम जाती है और कहती है, ये मैं हवा में कैसे लटकी हूँ? कैसे बच गई मैं? उसे बचाने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी सास यशोदा थी, जो चुड़ैल बनकर वापस आ गई थी। अच्छा हुआ जो मैंने श्रद्धा को बचा लिया, वरना मेरी फूल जैसी बच्ची के लग जाती। मुझे कितना याद करके रो रही है। साहिल जी आते होंगे, मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। पहले उनके लिए कुर्ता निकाल कर रख देती हूँ, आकर पहन लेंगे।
श्रद्धा ये बोलकर रूम में जाकर साहिल के लिए कुर्ता निकाल देती है। इतने में यशोदा उसके लिए खाना बना देती है और जब श्रद्धा रसोई में आती है तो बना हुआ खाना देखकर हैरान रह जाती है। अरे ये खाना कैसे बन गया इतनी जल्दी? मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। दोनों बैठकर जब खाना खाते हैं तो खाने के स्वाद में श्रद्धा को यशोदा के हाथ का स्वाद आता है। ये खाने का स्वाद तो माँ जी के हाथों का लग रहा है। आज तुमने खाना बिल्कुल माँ के जैसा बनाया है, शुक्रिया। अब इन्हें कैसे बताऊं कि ये खाना मैंने बनाया ही नहीं है, पर चलो अच्छी बात है, उन्होंने मुझसे आज बात तो की। मेरा इतना करने से दोनों के बीच बात तो हुई, लेकिन अभी और कुछ करना पड़ेगा। मेरी वजह से दोनों के बीच मनमुटाव जो आ गया है। सुबह सामान लाते वक्त बारिश में वो भीग जाती है, जिससे उसे बुखार और जुकाम हो जाता है और थककर वो सो जाती है। श्रद्धा जब उठने की कोशिश करती है तो उसे उठा नहीं जाता और वो गिर जाती है। ये क्या हो रहा है? मेरा बदन क्यों टूट रहा है? मुझसे खड़ा भी नहीं होया जा रहा। उनके लिए खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं। हाय, मेरी बच्ची को बुखार आ गया है। जल्दी से सारा काम मैं ही कर देती हूँ। चुड़ैल ये बोलते ही घर का सारा काम A to Z सब कर देती है। श्रद्धा उठकर बाहर आती है तो उसे सारे कपड़े धुले हुए, खाना, सफाई सब करा हुआ दिखाई देता है। अरे ये क्या? कपड़े तो धुलकर सूख गए, खाना बन गया, घर साफ हो गया। ये सब हुआ कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा सर चकरा रहा है। ये कहते ही वो बेहोश हो जाती है। तभी साहिल आकर उसे उठाकर कमरे में ले जाता है। श्रद्धा तुम्हें क्या हुआ? अरे इसे तो बहुत तेज बुखार आ रहा है। बहू श्रद्धा, ये क्या हो गया मेरी बच्ची को? ये बोलते ही उसके माथे पर वो पट्टी करता है। कुछ देर बाद उसका बुखार उतर जाता है और वो होश में आ जाती है। तुम पागल हो श्रद्धा, तुम्हें पता नहीं कितना डर गया था मैं। अरे मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे ज्यादा नाराज हो गया था। मैं खाना बनाकर आता हूँ। कहीं मत जाइए, खाना बन चुका है। पर किसने बनाया? तुम्हारी तबीयत खराब है। मम्मी जी ने ही बनाया खाना। अब तो आप मेरे सामने आ जाइए मम्मी जी। मुझे पता है ये सारा काम आपने किया है और मुझे बचाया भी आपने ही था। श्रद्धा की बात सुनकर वो उसके सामने आ जाती है। माँ? हाँ बेटा, मैं। पर श्रद्धा, तुझे पता कैसे चला? पता तो मुझे आपका हाथ का खाना खाने से ही चल गया था और फिर ये सारा काम किया। मुझे महसूस हो रहा था कि जरूर आप ही मेरे आसपास हैं। क्या करूं? तू इतना रोती थी तो मुझे आना ही पड़ा। तेरी ममता मुझे खींच लाई। वो दोनों उसके गले लग जाते हैं। इस तरह यशोदा मरने के बाद भी अपने बच्चों के साथ हमेशा यूं ही रहती है और उसकी लाडली बहू लाडली बेटी बन जाती है।